सदियों तक हमें सिर्फ सौर मंडल को देखकर पता चलता था कि ग्रह कैसे बनते हैं। हमें हमेशा शुरुआत में यही लगता है कि हम साधारण हैं, पर बाद में पता चला कि हम गलत थे। अब हमें दूर बने तारों के आसपास हजारों दुनियाएं मिल रही हैं, जिन्हें देखकर हम ग्रहों के बनने के बारे में नई बातें सीख रहे हैं। हमें उन जगहों पर विशाल ग्रह मिले हैं जहां वो नहीं होने चाहिए। हम ऐसी तेज रफ्तार से ग्रहों को बनते देख रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा है। ग्रह कैसे बनता है, इस बात से जुड़े हमारे नियम बदल गए। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा रहे हैं और हर नई खोज के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। तो एक ग्रह बनता कैसे है? अच्छा सवाल है। ग्रहों के बनने का तरीका समझकर हम जान जाएंगे कि हम कहां से आए हैं और ये पृथ्वी कैसे बनी। ये शायद विज्ञान या खुद इंसानों के इतिहास के सबसे बुनियादी और अहम सवाल है। How the universe works. चिली के रेगिस्तान में एल्मा ऑब्जर्वेटरी आसमान पर नजर गड़ाए है। उसका मकसद है ग्रहों के बनने की तस्वीरें लेना। एल्मा ने हमें ब्रह्मांड की एक नई तस्वीर दिखाई है। वो कई टेलीस्कोप्स और डिशेस का समूह है जो उस रोशनी को देख लेते हैं जिन्हें हमारी नजर नहीं देख सकती। एल्मा ने नए एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स की उस वक्त की तस्वीरें ली जब वो सिर्फ गैस और धूल के बादल थे। इन डिस्क्स में नए ग्रह बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स कहते हैं। पहली बार हम नए ग्रहों को तब देख पाए जब वो नए नए बन रहे थे। ग्रह किन हालातों की वजह से बनते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इन्हीं डिस्क को देखने की जरूरत थी। उससे पहले की तस्वीरों में हमें सिर्फ इतना पता चलता था कि वहां एक डिस्क है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब जब हम एल्मा को उन चीजों की तरफ घुमाते हैं तो अचानक से बूम, हमें उस डिस्क की बेहद खूबसूरत तस्वीरें मिल जाती थी जिनमें ऐसी बारीकियां दिखती थी जो हमने कभी नहीं देखी। हम इन डिस्क्स की जांच करके उनके अंदर की चीजों को ध्यान से देखकर ग्रहों की ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं जैसे कि हम उन्हें बनते हुए देख रहे हैं। एल्मा से ली गई शुरुआती तस्वीरों में से एक थी एच.एल. टोरी नाम के तारे के आसपास बनी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की तस्वीर। उस तारे की उम्र तकरीबन 10 लाख साल है, लेकिन उन तस्वीरों में उसके आसपास ग्रह बनने के सबूत दिख रहे थे। ये देखा गया कि उन डिस्क्स में छल्ले बने थे और उनके बीच में ऐसी जगहें थी जिन्हें देखकर लग रहा था कि उनमें कम या ना के बराबर चीजें थीं। तो ये देखकर सबसे पहले लोग इसी नतीजे पर पहुंचे कि शायद उस बेहद नई प्लैनेटरी डिस्क में अभी से ही कुछ ग्रह बनने लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह जो हैं वो तेजी से बनते हैं। शायद सारे नहीं, मगर कुछ ग्रह तो हैं जो बहुत तेजी से बनते हैं। ये जानने के लिए कि एच.एल. टोरी के ग्रह इतनी जल्दी कैसे बने, हमें पीछे के वक्त में जाना होगा, जब उस तारे का जन्म हुआ ही था। एच.एल. टोरी शुरुआत में एक धूल और गैस का बादल था, लेकिन जब उस बादल का कुछ हिस्सा ठंडा और घना बना तो वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगा। जब ये गैस और धूल के कण पास में आए तो वो बादल और तेजी के साथ घूमने लगा। हम ये बात समझने के लिए नए स्टूडेंट्स को ये मिसाल देते हैं कि कोई फिगर स्केटर हाथ पास लाती है तो वो और तेजी से घूमने लगती है। जब वो नया तारा तेजी से घूमने लगा तो उसके आसपास जमा चीजें फैल गईं और उन्होंने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाई, जिससे फिर ग्रह बनते हैं। तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनती है गैस से, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ हेवी एलिमेंट्स जो गैस के रूप में उनमें मौजूद होते हैं। लेकिन उसके अलावा ठोस कण भी होते हैं, धूल के कण,
जो शुरुआत में बहुत छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे कि वो हवा में मौजूद हों तो सांस के साथ हमारी नाक में चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इतने छोटे कणों से ग्रहों जितनी बड़ी चीजें भला कैसे बन सकती हैं? ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को लेकर हमारी पुरानी सोच ये है कि शुरुआत में शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जैसी चीजों से धूल के ये कण आपस में चिपक गए होंगे और उनसे छोटे 1 इंच के आसपास के समूह बन गए होंगे। इस सोच को परखने के लिए डैन डर्डा ने जीरो ग्रेविटी में प्रयोग किए, अंतरिक्ष में नहीं, एक प्लेन में जो फ्री फॉल में था। हम धूल को जीरो ग्रेविटी में एक डब्बे में लेकर जाएं और अच्छे से हिलाएं तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से उनके कणों को आपस में चिपकते हुए देख सकते हैं। जब धूल के कण आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है। ये चार्ज दूसरे कणों को पास खींचता या दूर भेजता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके सोफे के नीचे धूल के कण आपस में चिपककर धूल के गुच्छे बना लेते हैं। तो धूल आपस में चिपककर समूह बना सकती है और वो आखिर में 1 सेंटीमीटर के पत्थर बना लेते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, धूल के छोटे पत्थरों जितने बड़े समूह बन जाते हैं तो फिर वो और बड़े नहीं होते। जब धूल का एक छोटा समूह बनता है जो लगभग आधे इंच का हो तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उसके आकार के मुकाबले बहुत ही कम होती है और इसीलिए वो छोटे समूह आपस में चिपक नहीं पाते, वो टकराकर दूर चले जाते हैं। ये समूह बाउंसिंग बैरियर पर पहुंच जाते हैं। तो धूल का एक समूह कितना बड़ा हो सकता है, इस बात की भी एक हद होती है। धूल के समूह इतने बड़े आकार के हो जाते हैं कि वो धीमी रफ्तार से पास में आकर चिपकने के बजाय तेजी से पास आकर आपस में टकराकर दूर चले जाते हैं। उसी को बाउंसिंग बैरियर कहते हैं। मान लीजिए कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में घूमते धूल के समूह एक ट्रैक पर घूमते स्केटर्स हैं। वो बेहद तेजी से उस जगह पर घूम रहे हैं और वो ठोस चीजें हो तो जाहिर है कि जब वो आपस में टकराएंगे तो टकराकर आपस में चिपकने की बजाय धक्का खाकर यहाँ वहां गिरने लगेंगे। उनके इस तरह से आपस में टकराने से उनका और बड़ा समूह बनना शुरू नहीं हो जाएगा। ये बाउंसिंग बैरियर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर वो धूल के समूह 1 मिलीमीटर या सेंटीमीटर से बड़े नहीं हो पाए तो वो कभी ग्रह नहीं बन पाएंगे और उनका मकसद वही होता है, अगले पड़ाव पर जाना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं और उनकी मदद से धूल के वो समूह बाउंसिंग बैरियर से बड़े नहीं हो सकते। जरूर कोई और ताकतें हैं जो उन समूहों को जोड़ती हैं। तो ये बहुत छोटे समूह उस डिस्क में घूम रहे होते हैं और उस वक्त उन पर डिस्क की गैस का बहुत गहरा असर हो रहा होता है और गैस उनकी रफ्तार कम करती है और उनका ऑर्बिट भी बदल सकती है और इस वजह से वो डिस्क के बीच के हिस्से में जाने लगते हैं। वो बीच के हिस्से यानी मिड प्लेन में जमा होने लगते हैं। इस तरह जब कई समूह एक ही वक्त पर एक ही जगह जमा हो जाते हैं तो वो सब मिलकर एक दूसरे को गैस के असर से बचाने लगते हैं। वो एक पेलेटॉन में चल रहे साइकिलर्स की तरह एक लाइन में चलकर सामने से आती हवा से बचते हैं। जब वो समूह तारे के चक्कर लगाते हैं तो गैस उनकी रफ्तार कम करती है, पर शुरुआती समूहों के पीछे सुरक्षित जगह बनती है और दूसरे समूह वहां जमा हो जाते हैं और उस गैस के असर से साफ बच जाते हैं। और वो समूह एक घना टुकड़ा बना सकते हैं। अगर वो टुकड़ा काफी घना हो तो ग्रेविटी अपना असर दिखाकर उसे सिकोड़कर एक प्लैनेटेसिमल बना सकती है। तो बाउंसिंग बैरियर से आगे निकलने का तरीका यह है कि एक बार में बड़ा प्लैनेटेसिमल बना लिया जाए। प्लैनेटेसिमल्स ग्रह बनने से पहले का पड़ाव होते हैं। वो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं। वही आगे जाकर और बड़े होकर पूरे ग्रह बन जाते हैं। लेकिन प्लैनेटेसिमल्स एक पूरा ग्रह कैसे बनते हैं, ये अभी भी एक रहस्य था अब तक। क्या इस सवाल का जवाब हमारे सौर मंडल के बाहरी छोर पर मौजूद है? नासा के न्यू होराइजन्स मिशन से वो जवाब मिल सकता है। – 2019 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लंबा सफर करके काइपर बेल्ट गया।
ये सौर मंडल के छोर पर मौजूद अंतरिक्ष का हिस्सा है। काइपर बेल्ट में चट्टानों और बर्फ के ढेर सारे टुकड़े मौजूद हैं, जो सौर मंडल के बनने के अवशेष हैं। न्यू होराइजन्स का मकसद था एक प्राचीन और रहस्यमय चट्टान की सबसे पहली तस्वीरें लेकर ग्रह कैसे बने थे, यह समझने में हमारी मदद करना, जिसका नाम है एरोकॉथ, जिसे MU-69 भी कहते हैं। जनवरी 2019 में न्यू होराइजन्स का अंतरिक्ष यान बेहद दूर मौजूद काइपर बेल्ट की इस चट्टान के पास से होकर गुजरा, और ये घटना इतनी अहम इसलिए थी क्योंकि उन तस्वीरों के जरिए हमने पहली बार सौर मंडल के बनने की प्रक्रिया के किसी बेहद प्राचीन अवशेष को देखा था, जिससे बाद में ग्रह बनते हैं। इस धुंधली सी तस्वीर में एक अजीब सी 35 किलोमीटर चौड़ी चट्टान दिखती है। ये देखने में ऐसी है जैसे दो प्लैनेटेसिमल्स को आपस में चिपकाया हो। ये तस्वीर ग्रहों के बनने की प्रक्रिया के बीच के पड़ाव को दिखाती है। उस तस्वीर से पता चलता है कि उस प्रक्रिया में दो चट्टानें हमेशा आपस में टकराकर टूटती नहीं हैं, बल्कि वो धीरे से पास में आकर जुड़ भी सकती हैं। और इससे पता चलता है कि कैसे छोटी चीजों के जमा होने से बड़ी चीजें बन सकती हैं। MU-69 450 करोड़ साल पहले बनी थी, जब दो प्लैनेटेसिमल्स की ग्रेविटी उन्हें खींचकर पास ले आई थी। दो अलग अलग चट्टानें एक दूसरे का चक्कर लगा रही थीं और आखिर में वो एक दूसरे की तरफ खींचती हुई धीमी रफ्तार से पास आकर एक दूसरे से जुड़ गईं। और ये भी हो सकता है कि जब वो आपस में रगड़ खा रही थी तो उनके बीच फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा हुई और उन पर जमी बर्फ पिघली और फिर वापस जम गई। तो इस तरह से दोनों बातें हुई। वो दोनों धीरे से पास आईं और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ गईं। इससे एक मजबूत जोड़ बन गया था। दो प्लैनेटेसिमल्स के बर्फ और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने से MU-69 बना, जिसके बाद में ग्रह बन सकते थे। MU-69 एक बीच के पड़ाव जैसा है। उसे देखकर पता चलता है कि धूल के कणों से समूह और उनसे प्लैनेटेसिमल्स बनने के बाद आगे क्या हुआ। MU-69 को देखकर वैज्ञानिकों को पता चला कि प्लैनेटेसिमल्स भी स्केटर्स की तरह आपस में जुड़ सकते हैं। जैसे स्केटर्स के समूह को बड़ा होने के लिए पास से गुजरते स्केटर की जरूरत होती है, वैसे ही बड़े प्लैनेटेसिमल्स के पास से छोटे प्लैनेटेसिमल्स गुजरते हैं। समूह के स्केटर्स दूसरे स्केटर्स को पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाते हैं जैसे एक प्लैनेटेसिमल की ग्रेविटी दूसरे प्लैनेटेसिमल को अपने पास खींचती है। आखिरकार प्लैनेटेसिमल्स को दूसरे प्लैनेटेसिमल्स मिल जाते हैं और वो धीमी रफ्तार में टकराकर आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं, फिर साथ में स्केटिंग करने लगते हैं। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदरूनी हिस्से में बेहद घमासान घटनाएं होती रहती हैं। वहां प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकराते रहते हैं। तीस 35 किलोमीटर चौड़े प्लैनेटेसिमल्स जुड़ते जुड़ते आखिर में 1500 किलोमीटर के आसपास के प्रोटोप्लैनेट्स बना लेते हैं। कोई चीज जितनी बड़ी होती है उसके लिए उतनी ग्रेविटी से अपने आसपास की चीजों को पास में खींचना उतना ही आसान होता है और वो लगातार और बड़ी होती जाती है। जब धूल के कणों से समूह और उनसे प्लैनेटेसिमल्स और आखिर में प्रोटोप्लैनेट्स बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को ग्रह बनने का कोर अक्रीशन मॉडल कहते हैं। हमें लगता था कि सारे ग्रह ऐसे ही बनते हैं। मगर सौर मंडल को देखकर हमें पता चलता है कि भले ही सारे ग्रह एक तरीके से बने हैं, लेकिन वो आकार में अलग अलग हैं। आखिर क्यों सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बने ग्रह बड़े हैं और सूरज के पास मौजूद ग्रह छोटे हैं? क्या इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग चीजों को सोख कर बने हैं? इस बात का ताल्लुक हमारे सौर मंडल की फिजिक्स और इसके रसायनों से है। इस वजह से इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आकार के ग्रह हैं। 450 करोड़ साल पहले जब सौर मंडल नया था, तब इसमें कौन से रसायन होंगे, ये काफी हद तक सूरज पर निर्भर करता था।
सूरज के पास तापमान बहुत ज्यादा था। वहाँ बहुत गर्मी थी। गैस को गर्मी की एनर्जी मिलने पर वो वहाँ से दूर चली गई। तो इसीलिए आखिर में सौर मंडल के अंदरूनी हिस्से में ज्यादातर चट्टानें और मेटल ही बचे थे। जो चट्टानें और धातु वहां रह गए थे, उनसे सूरज के पास के ग्रह बन गए, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स। सूरज से दूर के हिस्से में ठंड थी। 40 करोड़ किलोमीटर दूर तो ठंड इतनी ज्यादा थी कि वहां फ्रॉस्ट लाइन बन जाती थी। तो फ्रॉस्ट लाइन एक तारे से उतनी दूर की जगह होती है कि जिसके बाद तारे की गर्मी का असर कम होने की वजह से ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पानी गैस या भाप नहीं रहता, बल्कि जमकर ठोस बर्फ बन जाता है। फ्रॉस्ट लाइन से आगे जाके अचानक से प्लैनेटेसिमल्स बनने के लिए काफी सारी चीजें होती थी। वहां पर ज्यादा पानी मौजूद था, जो कि ज्यादातर जमा हुआ था। तो बाहरी सौर मंडल में पानी ज्यादा था, जबकि अंदरूनी सौर मंडल में चट्टानें, मिनरल्स और धातु ज्यादा थे। फ्रॉस्ट लाइन के आगे पानी बर्फ के रूप में था, इसीलिए ग्रह बनने वाली ठोस चीजें दुगनी तादाद में मौजूद थीं। और ये बर्फ के टुकड़े आपस में बड़ी आसानी से जुड़ सकते थे। वहां बर्फ होने की वजह से प्लैनेटेसिमल्स की सतह पर बर्फ की परत जम जाती थी, जो वेल्क्रो की तरह काम करती थी, जिससे वो आपस में जुड़ जाते थे और अक्रीशन प्रोसेस तेजी से होने लगता था। तो फ्रॉस्ट लाइन के आगे जाकर ज्यादा बड़े ग्रह बन सकते थे, क्योंकि वहां पर इस काम के लिए ज्यादा ठोस सामान था, क्योंकि वहां पानी भी ठोस बर्फ में बदल गया था और वो ठोस बर्फ आसानी से आपस में चिपक जाती थी। इस आसानी से चिपकने वाली बर्फ की वजह से बेहद विशाल प्लैनेटरी कोर्स बने और जुपिटर जैसे ग्रह गैस जायंट्स बन गए। एक गैस जायंट के बनने के लिए बहुत ज्यादा बड़े कोर की जरूरत होती है, क्योंकि बड़े कोर में ज्यादा ग्रेविटी होती है और वो आसपास से ज्यादा गैस को खींचकर पकड़ कर रखता है। एक बार ऐसा प्रोटोप्लैनेटरी कोर बन जाए जो पृथ्वी के मुकाबले वजन और आकार में 10 या 20 गुना बड़ा हो, तो वो अपने आसपास की गैस को खींचकर बेहद तेजी से और बड़ा बन सकता है। अचानक उस कोर की तरफ चीजें जाने लगती हैं, उस पर ढेर सारी गैस जमा हो जाती है और इस तरह से एक जायंट प्लैनेट बनता है। इसका मतलब सभी ग्रहों को कोर अक्रीशन से बनना चाहिए, लेकिन फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि जुपिटर इस तरीके से नहीं बन सकता था। अगर जुपिटर इस तरह से अपना कोर बनाता तो उससे वक्त कम पड़ जाता। क्योंकि इस तरह जुपिटर जैसे बड़े ग्रह का कोर बनाने के लिए लगभग 1 करोड़, 2 करोड़ या 10 करोड़ साल लग जाते, और ये समय बहुत ज्यादा है। जहां एक तरफ जुपिटर बन रहा था और आराम से हाइड्रोजन और हीलियम को खुद पर जमा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सूरज और गर्म हो रहा था और इन सारी गैसेस को सौर मंडल से बाहर धकेल रहा था। तो जुपिटर मजे से खड़ा होकर बड़ा हो रहा होगा और तभी उसे लगा होगा, मेरा खाना कहाँ गया? ये बढ़ता हुआ गैस जायंट वक्त के साथ मुकाबला कर रहा था। उसे उसका खाना खत्म होने से पहले पूरा बनना था। एक ग्रह बनाना आसान काम नहीं है और इसमें कई अड़चनें आती हैं। इस प्रक्रिया के हर एक पड़ाव में, जैसे धूल के कणों के समूह बनना और उनसे प्लैनेटेसिमल्स बनना, इनमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर जुपिटर दूर से आती चट्टानों के उससे जुड़ने का इंतजार करता तो उसे पूरी तरह बनने में 10 करोड़ साल लग जाते, और उसके पास इतना वक्त नहीं था क्योंकि नया बना सूरज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से गैसेस को निकाल रहा था। एक गैस डिस्क हमेशा तारे के पास नहीं रह सकती। तारा जलने लगता है और सक्रिय हो जाता है। वक्त कम था। सौर मंडल के बीचों बीच एक नया तारा था जो ढेर सारी रेडिएशन छोड़ता है, सोलर स्टॉर्म्स पैदा करता है, गैस को दूर भगा देता है। तो विशाल ग्रह बनने के लिए जुपिटर को तेजी से काम करना था। हमें पता है कि सौर मंडल में प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क सिर्फ 40-50 लाख साल तक थी। तो हमें पता है कि सौर मंडल के बनना शुरू होने के 50 लाख साल बाद तक जुपिटर बन गया था। इसका मतलब यह है कि जुपिटर को खुद को बनाने का काम बहुत जल्दी करना पड़ा होगा और बेहद तेजी से एक बड़ा कोर बनाना पड़ा होगा। जुपिटर को चट्टानों और बर्फ से बने विशाल कोर की जरूरत थी,
ताकि वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से गैस को जमा कर पाए। इस ग्रह ने अपना कोर बहुत जल्दी बना लिया होगा और सारी गैस निकलने से पहले गैस जमा कर ली होगी। ये जानने के लिए कि जुपिटर इतनी तेजी से कैसे बना था, वैज्ञानिकों ने न्यू मैक्सिको में मौजूद वेरी लार्ज अरे की मदद ली। नए जमाने के टेलीस्कोप्स की वजह से हमारा ग्रहों के बनने की प्रक्रिया को जानने का तरीका बदल गया है। अब हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो पहले मुमकिन नहीं थी। ये वेरी लार्ज अरे हमसे 176 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक नए तारे TW हाइड्रे को देख रहा है। इसका मकसद है उस तारे के इर्द गिर्द मौजूद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को अलग अलग वेवलेंथ्स की मदद से देखना। हमें अलग अलग वेवलेंथ्स पर जो तस्वीरें दिखती हैं, उनसे हम कुछ हद तक बता सकते हैं कि वो डिस्क किस चीज से बनी है। जैसे जब हम उस डिस्क को रेडियो वेव से देखते हैं तो हम उसके अंदर की चीजें नहीं देख सकते, लेकिन हम रेडियो वेव्स पर उन चीजों के असर को जरूर देख सकते हैं। वो अरे धूल के एक एक समूह को नहीं देख सकता, लेकिन TW हाइड्रे से आने वाली रेडियो वेव्स के वेवलेंथ्स को देखकर पता चलता है कि उस डिस्क में ढेर सारे पत्थरों जैसी चीजें हैं। पर ये समूह ग्रह बनने की प्रक्रिया को तेज कैसे करते हैं? ये जानने के लिए कि जुपिटर इतनी तेजी से कैसे बना, हमें उस ग्रह के बनने के शुरुआती पड़ावों को समझना होगा। तो हमारी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सबसे पहले प्लैनेटेसिमल्स बन गए थे और वो प्लैनेटेसिमल्स उन छोटे धूल के समूह के मिलने से बने थे जो डिस्क में मौजूद थे। फिर क्या हुआ? उन प्लैनेटेसिमल्स के आसपास पूरी डिस्क में तब भी बहुत सारे वैसे छोटे पत्थरों जैसे धूल के समूह मौजूद थे। जब हम इन बचे हुए समूहों को ग्रहों के बनने की प्रक्रिया में जोड़ते हैं तो वो और तेज हो जाती है। इन छोटे समूहों को उस प्रक्रिया में डालने से मानो पूरी पहेली ही सुलझ गई। ये छोटे समूह बढ़ते हुए प्रोटोप्लैनेट्स को उसकी बढ़त के लिए बहुत सारा सामान दे सकते हैं और इसे पेबल एक्रीशन कहते हैं। और इस तरीके की मदद से प्रोटोप्लैनेटरी कोर को बेहद तेजी से बढ़ने में मदद मिलती है। तो जब एक प्लैनेटेसिमल बनता है तो उसे बढ़ने के लिए दूसरे प्लैनेटेसिमल की जरूरत नहीं थी। वो आसपास के धूल के समूहों से भी बढ़ सकता था। तो एक प्लैनेटेसिमल में बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है और वो आसपास से धूल के समूहों को समेटकर तेजी से बड़ा हो सकता था। और उस प्लैनेटेसिमल की पहुंच दूर तक होती थी क्योंकि वो समूह बहुत धीमी रफ्तार से डिस्क में घूमते थे, तो वो बहुत दूर से भी उन समूहों को अपने पास खींच सकते थे और उनके बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। इसलिए वो शुरुआती प्लैनेटेसिमल आसपास के धूल के समूह को निगल कर बहुत तेजी से बड़े हो सकते थे। ये प्रक्रिया हैरत अंगेज होती थी। ये ग्रह दूसरे प्लैनेटेसिमल्स के उनमें मिलने के मुकाबले धूल के समूहों को निगलकर 1000 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ सकते थे। पर जब हम उन समूहों की मदद से सौर मंडल के बनने की प्रक्रिया को समझने जाएं, तो एक अजीब बात होती है। एक्रेशन की यह प्रक्रिया इतनी कारगर है और इतनी तेज है कि अगर धूल के समूह से भरी एक डिस्क से शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारे छोटे प्लैनेटेसिमल्स बनने लगते हैं और हर एक प्लैनेटेसिमल बढ़कर बहुत तेजी से लगभग पृथ्वी जितने बड़े आकार का हो जाता है। तो जुपिटर जैसे विशाल ग्रह बनने के बजाय पृथ्वी जैसे 100 छोटे ग्रह बन जाते, लेकिन जाहिर है हमारे सौर मंडल में ऐसा नहीं हुआ है, तो इसमें ग्रह बनते वक्त कुछ और हुआ होगा। ये समझने के लिए कि सौर मंडल कैसे बना था, हमें ये देखना होगा कि वो बढ़ते हुए ग्रह एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक्रेशन के जरिए डिस्क में जो भी चीज बन जाती है वो बहुत तेजी से बड़ी होने लगती है, लेकिन उसी डिस्क में उन्हीं धूल के समूह से एक और चीज बनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पहली चीज के बहुत आसपास में होती है। जैसे जैसे वो नए ग्रह बढ़ते हैं, उनकी ग्रेविटी भी बढ़ने लगती है। बड़े प्रोटोप्लैनेट्स छोटे पड़ोसियों के साथ दादागिरी करते हैं। ये बेहद बड़े पड़ोसी उन्हें ऊपर नीचे धकेल कर उनके ऑर्बिट को भी बदल सकते हैं और उन्हें ऊपर नीचे करके बड़े ग्रह उन्हें डिस्क से और बाहर ले जाते हैं, जिससे वो डिस्क में मौजूद धूल के समूह से दूर हो जाते हैं और उन्हें सोख नहीं पाते। धूल के समूहों से भरी डिस्क से बाहर होने पर छोटे प्रोटोप्लैनेट बढ़ नहीं पाते और उन समूहों को खींचकर बड़े प्रोटोप्लैनेट बढ़ने लगते हैं।
इस प्रक्रिया से समझ में आता है कि बाहरी ग्रह किस तरह वक्त रहते बड़े होते हैं, इससे पहले कि सूरज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को बाहर निकाल दे। इन धूल के समूहों की मदद से जुपिटर और दूसरे विशाल ग्रह कुछ लाख सालों में ही विशाल बन जाते हैं। जब हम ग्रह बनने के हमारे थियोरेटिकल मॉडल्स में उन धूल के समूहों को जोड़ने लगते हैं तो वो ग्रह अचानक से बढ़ने लगते हैं जिस हिसाब से उन्हें बढ़ना चाहिए। धूल के समूहों की वजह से जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बना। इस तरीके से एक विशाल कोर बन सकता था जो तेजी से अपने आसपास की गैस को निगल लेता था और वो जुपिटर बन सकता था जो आज हम सौरमंडल में देखते हैं। एक नए ग्रह के आसपास की गैस न सिर्फ उसे बड़ा करती थी बल्कि उसे सौर मंडल में आगे पीछे भी कर सकती थी, जो अच्छी खबर नहीं होती थी, क्योंकि विशाल ग्रहों के आगे पीछे होने से बढ़ते हुए छोटे ग्रह तबाह हो सकते थे। जुलाई 2019 में हमें 4 अजीब से ग्रह मिले। वास्प 178b, 184b, 185b और 192b। ये चारों ग्रह गैस जायंट्स थे। वो अजीब इसलिए थे क्योंकि वो ग्रह मरक्यूरी सूरज के जितने करीब चक्कर लगाता है उससे 4 गुना करीब चक्कर अपने तारे के काट रहे थे। फिजिक्स के नियम बिल्कुल साफ हैं। कोई ग्रह अपने तारे के उतने करीब नहीं बन सकता। महाग्रह अपनी ग्रेविटी से चीजों को खींचकर बड़ा नहीं हो सकता। तारा ये नहीं होने देगा। स्टेलर विंड्स, रेडिएशन और उस तारे की बेमिसाल ग्रेविटी की वजह से कोई भी ग्रह उतने करीब नहीं बन सकता जहां वास्प ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं। पर अगर हम मिल्की वे में देखें तो ऐसे सैकड़ों और विशाल ग्रह हैं जो अपने तारों के उतने ही करीब चक्कर लगा रहे हैं। वो अपने तारों के इतने करीब थे कि हमें बहुत सोचना पड़ा कि आखिर ऐसा क्या होता है जिससे वो ग्रह तारों के इतने करीब मिलते हैं। तारों के उतने करीब ग्रह नहीं बन सकते, तो हमें लगता है कि वो बनते कहीं और हैं और फिर तारों के पास आते हैं। ग्रहों की आगे बढ़ने की प्रक्रिया ग्रह बनने के शुरुआती दौर में होती है जब वो धूल और गैस की डिस्क जिनसे ग्रह बनते हैं वो तब भी तारों के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। वो गैस की डिस्क सारे ग्रहों के वजन से ज्यादा भारी होती है। उसमें पृथ्वी के वजन के मुकाबले हजारों गुना वजन होता है। वो सभी गैसेस ग्रहों पर असर करती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा ताकत के साथ खींचती और धकेलती हैं। जब ग्रह बड़े होते हैं तो वो डिस्क में खाली जगह बना देते हैं, जिससे एक अंदरूनी डिस्क वो खाली जगह जिसमें ग्रह होता है और एक बाहरी डिस्क बनती है। तो अगर एक ग्रह खाली जगह बना देता है और गैस बाहर नहीं निकल सकती तो सारी गैस पीछे जमा हो जाती है। तो इस तरह उस ग्रह से हजारों गुना ज्यादा वजन वाली गैस उस ग्रह को धकेलने लगती है। जैसे कि कोई चीज बाढ़ में फंस जाती है, तेज बहाव उस पर हावी होकर उसे आगे बहा ले जाएगा और इस तरह ग्रह आगे धक्का खाकर अपने तारे की तरफ जाने लगते हैं। तो क्या ग्रहों का इस तरह आगे बढ़ना ही सौर मंडल की सबसे बड़ी पहेली का हल हो सकता है? हम हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों के आकार और वजन को देखते हैं तो उसमें से एक ढांचा दिखाई देता है और थोड़े ग्रह जैसे कि वीनस और पृथ्वी एक जगह पर हैं और विशाल ग्रह जैसे जुपिटर और सैटर्न बाहर की तरफ हैं और इनके बीच में मार्स है जहां पर प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में ज्यादा बड़ा ग्रह बनाने लायक सामान मौजूद रहा होगा और इसीलिए मार्स को बड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मार्स इतना छोटा क्यों है? मार्स पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही छोटा ग्रह है। उसके इस आकार को ग्रह बनने की किसी भी आम प्रक्रिया के जरिए समझना मुश्किल है। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे सौर मंडल में से एक बहुत बड़ा हिस्सा निकालकर अलग कर दिया हो सकता है ये जुपिटर का काम हो। सौर मंडल के जन्म के कुछ लाख सालों बाद प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद गैस ने नए बने गैस जायंट्स को सूरज की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जुपिटर तेजी से डिस्क में आगे बढ़ा और जहां मार्स बन रहा था वहां से प्लैनेटेसिमल्स को धकेलकर बाहर निकाल दिया। वो रास्ते में आने वाली चीजों को बिखेर रहा था। वो सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा ग्रह था। तो इस तरह जुपिटर ने उस सामान को हटा दिया जिसकी मार्स को जरूरत थी। उसने मार्स का खाना चुराया और मार्स भूखा रह गया। अगर जुपिटर ऐसा नहीं करता तो शायद मार्स बहुत बड़ा होता
आज के आकार के मुकाबले 10 गुना बड़ा। लेकिन सिर्फ वही एक ग्रह नहीं था जो ऐसे हिल रहा था। जब ये सब हो रहा था तो सैटर्न भी अंदर की तरफ बढ़ रहा था। दोनों गैस जायंट्स की ग्रेविटी ने उन्हें रोक लिया। तब से वो एक दूसरे से जुड़े हैं। एक वक्त के बाद जाकर वो ऐसी जगह पहुंच गए जहां सैटर्न ने दोनों पर ब्रेक लगा दिया। उसने जुपिटर को खींचा और कहा, तुम इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, और फिर वो जुपिटर को वापस बाहर खींचने लगा। 1 लाख साल तक सफर करके जुपिटर अंदरूनी सौरमंडल से बाहर चला गया, जिससे कि दूसरे चट्टानी ग्रहों को बनने का मौका मिल गया और मार्स का आकार हमेशा के लिए छोटा रह गया। मार्स अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जो जुपिटर की वजह से बदला है। पृथ्वी जहां पर बनी है उसके मुताबिक ये ज्यादा चौड़ी है, तो हमें लगता है कि इसे इतना चौड़ा बनाने में सौरमंडल के दूर के हिस्सों का योगदान रहा होगा। जब पृथ्वी बनी थी तो सौरमंडल में जितना भी पानी मौजूद था वो इससे लाखों किलोमीटर दूर था। तो सवाल ये उठता है कि स्नो लाइन के पार से यहां तक इतना सारा पानी कैसे आया? वो बाहरी सौरमंडल से सफर करके अंदरूनी सौरमंडल में आकर पृथ्वी तक कैसे पहुंचा? जब जुपिटर चल रहा था तब वो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के एक ऐसे हिस्से से गुजरा जिसमें बहुत सारी बर्फ थी, और उसने कई चीजों को अंदर की तरफ भी धकेला जो आखिर में जाकर पृथ्वी पर पहुंच गई होगी, और अक्रीशन के जरिए वो बर्फ पृथ्वी का हिस्सा बन गई होगी, और शायद इसलिए आज पृथ्वी पर इतना पानी है। जुपिटर के सफर की वजह से पृथ्वी पर ढेर सारा पानी आया और ये ग्रह हमेशा के लिए बदल गया। हमारे नए बने सौरमंडल में सिर्फ आगे पीछे होने वाले ग्रह ही उथल पुथल नहीं मचा रहे थे, तब प्रोटोप्लैनेट्स अक्सर टकराते थे और उसके खतरनाक नतीजे होते थे। शुरुआती सौर मंडल में हालात ऐसे थे कि वहाँ हमेशा घमासान युद्ध होता रहता था। ऐसा नहीं है कि नए सौर मंडल में खतरनाक टक्करें हुई और ग्रह बन गए, बिल्कुल नहीं। उसमें टक्करें हुई, ग्रह बने और फिर से वापस खतरनाक टक्करें हुई। इसका मतलब उस वक्त ग्रहों के आकार की चीजें आपस में टकराकर एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर दिया करती थी। फरवरी 2019 हमें एक ऐसा प्लैनेटरी सिस्टम मिला जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। केपलर 107 पृथ्वी से 1700 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। उसके 2 चट्टानी ग्रहों से ग्रहों के बनने की प्रक्रिया के बारे में नई बातें पता चलती हैं। उन दोनों के ऑर्बिट्स और उनके आकार काफी कुछ एक जैसे हैं, तो जाहिर है कि हमें लगा कि वो एक जैसी चीजों से बने होंगे और उनकी डेंसिटी एक जैसी होगी, क्योंकि वो देखने में एक जैसे लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। उनकी डेंसिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हमारे सौरमंडल के चट्टानी ग्रह तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन वो लगभग एक ही जैसी चीजों से बने हैं और उनका घनत्व भी एक जैसा है। लेकिन केपलर 107 सिस्टम के ग्रह एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग किस्म के हैं। केपलर 107c अपने पड़ोसी 107b के मुकाबले दुगने ज्यादा घनत्व वाला है। हमें आमतौर पर इतना ज्यादा घनत्व सिर्फ एक ग्रह की धातु के कोर में ही देखने को मिलता है। तो फिर वो ग्रह ऐसा कैसे बना? हमें बस एक ही ख्याल आता है कि ऐसा बहुत बड़ी टक्कर की वजह से हुआ होगा जिसने उनमें से किसी एक को ग्रह में बदल दिया होगा। करोड़ों साल पहले केपलर 107 सिस्टम एक जंग के मैदान जैसा था। उसमें जगह जगह ग्रहों में घमासान विस्फोटक टक्करें हो रही थीं। नया बना केपलर 107c जंग में सबसे आगे था। तो हमें ये लगता है कि केपलर 107c पहले एक बड़ा ग्रह हुआ करता था और उसकी एक बहुत बड़ी टक्कर हुई थी, और इस टक्कर से उसकी बाहरी परतें यानी कि बाहर मौजूद चट्टानें टूटकर अलग हो गई थी। इसलिए आखिर में बस एक बड़ा कोर रह गया था जिसका घनत्व पृथ्वी से दुगुना था।
केपलर 107c। केपलर 107c इस बात का सबसे पहला सबूत है कि घमासान टक्करों से नए एक्सोप्लैनेट्स बन जाते हैं। खुद ब्रह्मांड के इस हिस्से में भी प्राचीन प्रोटोप्लैनेटरी टक्करों से बने अवशेष आज भी हमारे ग्रह पर आकर गिरते रहते हैं। आज तक हमें जो उल्कापिंड मिले हैं, कई बार उनमें प्रोटोप्लैनेट्स के अवशेष भी मिले हैं। देखने में हमें ये उल्कापिंड खास नहीं लगता, लेकिन इसके अंदर हीरे मौजूद हैं और हीरे बनाने के लिए दबाव की जरूरत होती है। तो जाहिर है उल्कापिंड में जो हीरे हैं वो किसी बड़ी ग्रह जैसी चीज के अंदर बेहद गहराई में बने होंगे। लेकिन आज ये टुकड़ा मेरे हाथ में है, इसका मतलब इस ग्रह जैसी चीज का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो चुका है। बुरा लगता है कि कोई ग्रह पूरी तरह तबाह हो गए हैं, लेकिन सच कहूँ मैं इन प्रोटोप्लैनेट्स की एहसानमंद हूँ, क्योंकि इनकी दी हुई कुर्बानियों की वजह से आज हम ग्रहों के बनने के तरीके को अच्छे से समझ पाए हैं। ये उल्कापिंड जिनमें हीरे हैं करोड़ों साल पहले तबाह हुए प्रोटोप्लैनेट्स के बचे हुए अवशेष हैं। पृथ्वी पर भी उन टक्करों का असर हुआ था। 450 करोड़ साल पहले हमारा नया बना ग्रह आज के जैसा रूप लेने लगा था। इसकी एक ठोस सतह थी, इस पर पानी था और शायद एक शुरुआती वायुमंडल भी था, मगर ये नई बनी पृथ्वी खतरे में थी। ये चट्टानी ग्रह जो बढ़ रहे हैं, इनके आखिरी पड़ाव को जाइंट इम्पैक्ट स्टेज कहते हैं। उस वक्त तक डिस्क में मौजूद गैस बाहर जा चुकी थी, तो कई प्रोटोप्लैनेट्स और छोटी चीजें सूरज के चक्कर लगा रही थीं और वो एक दूसरे से टकराकर आखिर में बड़े ग्रहों में तब्दील हो जाती थी। नए शोध के मुताबिक ऐसी एक टक्कर ने शुरुआत में बनी पृथ्वी को तबाह कर दिया था और ऐसी चीजें बनाई थीं जो विज्ञान के लिए भी नई हैं। हमने जाइंट इम्पैक्ट्स की फिजिक्स के बारे में शोध करना शुरू किया और हमें पता चला कि जाइंट इम्पैक्ट से एक बिल्कुल नई किस्म की एस्ट्रोनॉमिकल चीज बन सकती है। एक विशाल भाप का बना बादल जो केंद्र से बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। उस चीज को सिनेस्टिया कहते हैं। ऐसी चीजों की टक्कर होती है तो शॉक वेव की ऊर्जा से दोनों चीजें पिघलती हैं और उनका कुछ हिस्सा भाप बन जाता है। तो हमें लगता है कि हुआ ये था कि उस टक्कर की वजह से पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो गई थी और उससे टकराने वाली चीज भी तबाह हो गई थी और टक्कर के बाद एक बड़ा घूमता हुआ बादल जैसा बन गया था। तो सिनेस्टिया भाप में बदली हुई पृथ्वी का शुरुआती रूप था। चट्टानों की भाप थी जिसका तापमान 2000 डिग्री था। ये बहुत ज्यादा तापमान होता है और उस वक्त वो इसी तरह मौजूद था। और लगभग 100 सालों तक इस टक्कर से बने ये अवशेष चट्टानों से बने भाप के तेज घूमते बादल के रूप में रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरने पर इस घूमते बादल के अंदर मौजूद पिघले हुए लावा की बूंदों से पृथ्वी और चांद बनना शुरू हो गए। सिनेस्टिया जैसे जैसे ठंडा हुआ वो आकार में छोटा होने लगा और आखिर में सिनेस्टिया का आकार सिकुड़कर चांद के ऑर्बिट जितना हो गया और तब चांद का सिरा बाहर दिखने लगा। सिनेस्टिया सिकुड़ता गया और नया बना चांद उस पिघली हुई चीजों के बादल से बाहर आने लगा। तब भी सिनेस्टिया को पृथ्वी बनने में बहुत वक्त लगना था। चट्टानों की भाप को बरसकर ग्रह के अंदर आना था ताकि बाहर सिर्फ वायुमंडल रह जाए जिसमें पानी की भाप और नाइट्रोजन हो और फिर पानी को बरसकर समंदर बनाने थे और तब जाकर ऐसा ग्रह बनता जो पृथ्वी जैसा दिखता। सिनेस्टियास ग्रह बनने की नई और अनोखी प्रक्रिया दिखाते हैं। उनके जरिए पृथ्वी के शुरुआती इतिहास को समझा जा सकता है और शायद दूसरे चट्टानी ग्रहों के इतिहास को भी। वीनस भी जब बना था तब शायद वो एक सिनेस्टिया ही था। हो सकता है कि अंदरूनी सौर मंडल में जितने भी चट्टानी ग्रह हैं ये सब जब बन रहे थे तब इनमें जाइंट इम्पैक्ट हुआ था जिससे सिनेस्टिया बने। सिनेस्टियास की वजह से चट्टानी ग्रहों के बनने को लेकर हमारी सोच बदल गई है और टक्करों से हमारे ग्रह में आज भी बदलाव होते हैं।
प्लैनेट्स का बनना कभी खत्म नहीं होता है। आज भी रोज अंतरिक्ष से चीजें हमारे ग्रह पर गिरती हैं। पृथ्वी आज भी अपने आसपास के इलाकों में एक्रीशन के जरिए चीजें जमा कर रही है। अभी भी हर साल बहुत सारे उल्कापिंड हमारे ग्रह में आकर शामिल हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया धीमी हो गई है, लेकिन अभी भी चल रही है। अनुमान लगाया गया है कि हर साल 40,000 टन के उल्कापिंड और स्पेस डस्ट पृथ्वी से टकराते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी में मैटर आ भी रहा है और यहाँ से मैटर जा भी रहा है। हमारा वायुमंडल तेजी से गर्म हो रहा है और उससे आयनोस्फीयर और थर्मोस्फीयर बनते हैं। तो सवाल ये उठता है कि वायुमंडल घट रहा है या बढ़ रहा है। पृथ्वी का वजन कम हो रहा है। हर साल इसका वजन लगभग 50,000 टन कम हो जाता है। यानी हमारे ग्रह के बनने की प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं है। जब भी हमें नए प्लैनेटरी सिस्टम्स और एक्सोप्लैनेट्स मिलते हैं, तो वो ग्रह बनने की प्रक्रिया की हमारी समझ पर सवालिया निशान लगा देते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह तारों के इर्द गिर्द बनते हैं और वो पहले मिट्टी के छोटे गुच्छों के रूप में बनते हैं, फिर दूसरी चीजों को पास खींचकर उन्हें मिलाकर आखिर में जाकर ग्रह बनाते हैं। लेकिन शायद ग्रह बनाने का यही एक तरीका नहीं है। हो सकता है कि एक तारे के बिना भी ग्रह बन सकते हैं। हमने हमारी गैलेक्सी के अंदर ही हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। उनकी मदद से हम समझ पाते हैं कि सौर मंडल में ग्रह किस तरह बने होंगे। लेकिन अगस्त 2017 में पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक चीज से हमें ग्रह बनने की एक प्रक्रिया के सुराग मिले। हमें एक बहुत कम रोशनी वाला तारा दिखाई दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटा था, ज्यादा भारी नहीं था। असल में वो तारा था ही नहीं, वो एक विशाल ग्रह था जो जुपिटर के मुकाबले कई गुना ज्यादा भारी था। और उसका बहुत अनोखा नाम है ओगल 2017 BLG 1522L। ये कैटलॉग नेम है। ये वो चीज थी जिसे हम ब्राउन ड्वार्फ या फेल स्टार कहते हैं। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये थी कि वो गैलेक्सी में बिल्कुल अकेला घूम रहा था और किसी भी चीज के चक्कर नहीं काट रहा था। हमें लगता था कि ग्रह सिर्फ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बन सकते हैं, जहां उन्हें बनाने का सामान होता है। लेकिन ग्रह जैसे ब्राउन ड्वार्फ्स, जैसे कि ओगल, अंतरिक्ष में तारों से दूर अकेले घूमते रहते हैं। तो शायद वो किसी और तरीके से बना होगा। वो तारों की तरह बन सकते हैं, यानी कि एक गैस के बादल से एक हिस्सा अलग होकर ग्रेविटी से सिकुड़ता है और फिर उससे ब्राउन ड्वार्फ बन जाते होंगे। ओगल तब बना था जब गैस और धूल का एक सिकुड़ता हुआ बादल, जिसका वजन सूरज के मुकाबले 5% ही था, जलकर एक तारा नहीं बन पाया। वो जुपिटर के मुकाबले बड़ा था, लेकिन साथ ही हमारे सूरज के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा था और इसीलिए वो इतना भारी नहीं था कि उसके ग्रेविटी की वजह से उसके केंद्र में मौजूद चीजों का घनत्व बढ़े और वो इतनी गर्म हो जाए कि उससे एक न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए और वो वैसे ही जलने लगे जैसे तारे जलते हैं। उनके केंद्र में हाइड्रोजन फ्यूजन नहीं होती, इसलिए ओगल जैसे ब्राउन ड्वार्फ्स ठंडे और कम रोशनी वाले होते हैं और उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। हमारी गैलेक्सी में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास ब्राउन ड्वार्फ्स हो सकते हैं और उनमें से कुछ पूरी तरह अकेले नहीं होते हैं। ये बहुत अजीब बात है। हमें लगता है कि ग्रह तारों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है कि ब्राउन ड्वार्फ्स के इर्द गिर्द ग्रह नहीं बन सकते। हो सकता है उसके चारों तरफ भी एक तारे की तरह ग्रह बनाने वाले सामान की डिस्क हो और उसमें भी एक ग्रह बन सकता है, जैसे कहीं और बनता है। क्यों नहीं बन सकता? इस सोच को परखने के लिए हमने ओगल को तब देखा जब वो एक तारे के सामने से गुजर रहा था। ओगल जितनी रोशनी को रोक रहा था, उसकी गहराई से छानबीन करके हमें पता चला कि ओगल
अकेला नहीं था। एक और छोटा ग्रह उस विशाल ग्रह के चक्कर लगा रहा था। वो एक छोटे से सौर मंडल जैसा था, जिसमें बीचों बीच एक तारे के बजाय एक ब्राउन ड्वार्फ मौजूद था। यानी कि एक ग्रह बनाने के लिए हमेशा एक तारे की जरूरत नहीं होती। उस ब्राउन ड्वार्फ के चक्कर लगाता ये अजीब सा ग्रह हमें फिर से ग्रहों के बनने की प्रक्रिया के बारे में अलग ढंग से सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे हम नई थ्योरीज बनाएंगे और नए टेलीस्कोप्स बनाएंगे, ग्रहों के बनने के तरीके को लेकर हमारी सोच भी बदलेगी। इतिहास में अब तक तारों को और उनके बनने की प्रक्रिया को समझना और ग्रहों को और उनके बनने की प्रक्रिया को समझना एस्ट्रोनॉमी के दो अलग अलग हिस्से माने गए हैं। लोग या तो तारों पर शोध करते थे या फिर ग्रहों पर, लेकिन अब हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि जब वो दोनों ही बन रहे थे तब वो एक दूसरे पर क्या असर डालते थे, और ये शोध का एक नया तरीका बन रहा है। नई खोजों की यही तो खास बात है। हम प्लैनेटरी स्टडीज के मामले में एक नए दौर में जी रहे हैं। इन सारे ग्रहों को देखकर हमारा प्लैनेटरी सिस्टम कैसे बना था, इस बात को लेकर हमारी सोच बदल रही है। और कुछ हद तक हम ये भी सोचने लगे हैं कि आखिर ग्रह का असली मतलब क्या होता है। ग्रह कैसे बनते हैं, इस बात को लेकर हमारे नियम बदल गए हैं। हमने नियमों की वो किताब फाड़ दी और अब हम नए नियम सीख रहे हैं। बल्कि हो सकता है कि हमारे मुताबिक हम जो खेल खेल रहे थे, असल में हम वो नहीं कोई और खेल खेल रहे हैं।